कल तक प्रोग्राम में आपसे फिर मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इंडोनेशिया में 7 रिक्टर स्केल से भी बहुत बड़ा भूकंप आया और उन्होंने सुनामी की वार्निंग दी है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसी तरह से संसार के दूसरे देशों में जैसे कि फिलीपींस में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना जैसी परिस्थिति आ सकती है, इस तरह से उनके नेताओं ने वहां पर घोषित कर दिया है। ऐसी संवेदनशील खबरों के बीच में आप कल तक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण वॉर न्यूज को हम यहाँ पर देखेंगे। क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है? इस तरह से इस पर विवाद हो रहे हैं। सभी देशों में हर जगह और बीबीसी पर भी इस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन इस बीच पुतिन ने कहा, रशिया के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह कहा, हम तीसरे विश्व युद्ध में हैं। इस तरह से हमारे देश में ऑफिशियली हमने घोषणा कर दी है, हम तीसरे विश्व युद्ध में, इस तरह से कह दिया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बात कही है, उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध शुरू करने वाले लोग ये नहीं जानते कि युद्ध कैसे खत्म होगा और कहाँ जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा 3 हफ्तों में हम ईरान को खत्म कर देंगे, लेकिन अभी जो हो रहा है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये युद्ध यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये अलग दिशा में जा रहा है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये बड़े विनाश की ओर ले जा रहा है। कल तक प्रोग्राम की शूटिंग के समय कुवैत के एक और तेल के भंडार को नाश कर दिया गया है। इसी तरह ईरान की न्यूक्लियर जगह को क्षति पहुंचाई गई है। इसराइल की जगह पर भी क्षति पहुंची है। इस तरह ये युद्ध तो आगे बढ़ते चला जा रहा है, इसका अंत नहीं हो रहा है। अब इसके बीच में यूरोप और अमेरिका के बीच में जैसे हमने अपेक्षा की थी, छोटी दरार आई है। हम इस दरार को देखेंगे, ये कहाँ अगुवाई कर रही है और ये कहाँ पर ले जाएगी, इस बात को हम अगले पॉइंट में देखेंगे। अब यूरोपीय देश, जो बड़े देश हैं, उन्होंने ईरान के विरुद्ध में अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने से मना किया है। इन नाटो देशों के लिए 1943 के बाद पिछले 8 साल से अमेरिका इनकी बहुत बड़ी रक्षा कर रहा था। इसलिए न चीन ने न रशिया ने इन देशों पर हमला किया और उसने इन्हें इतना मजबूत भी किया। इसके लिए अमेरिका ने बड़ा निवेश भी किया है। अब यूरोप कह रहा है कि अमेरिका हमारे एयरबेस का उपयोग नहीं कर सकता है। इसके पीछे कारण क्या है? अगर हम इसे देखें तो ट्रंप की दूसरी बार आने के बाद यूरोप और ट्रंप एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। ग्रीनलैंड के विषय में वो सहमत नहीं हैं। तभी से वो कहते जा रहे हैं कि यूरोप के लिए उन्हें अपनी अलग से मिलिट्री बनानी है। ये संसार की खबरें हैं। इन सब बातों के पीछे वचन में क्या बताया गया, अगर इसे देखें तो अमेरिका का गिरना शुरू हो चुका है। इसे हम कई साल से कहते आ रहे हैं। इसके बाद अमेरिका घटता जाएगा। ईरान के साथ भी अब तक वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ यूरोप के साथ दरार है। जहां तक कि हम जानते हैं, वचन के अनुसार जानते हैं, समुद्र से वो पशु आएगा, वो तो यूरोपियन यूनियन हमने देखा है। अभी यूरोपीय देशों को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। यूरोप कहता है कि हम फिर से देखेंगे। केवल इतना ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका पीछे हटते जा रहा है। इस सब का परिणाम क्या होगा? अगर ये पूछे तो अमेरिका ऐसे हटते चले जाएगा और रशिया अपना सिर उठाएगा। एक अखबार में मैंने देखा है, उसमें लिखा है इस समय अगर कोई वैल्यूएबल अगवा है तो वो तो पुतिन ही है। इस तरह उन्होंने बताया है। कारण क्या है? यूरोप को गैस देने के मामले में केवल इतना ही, बहुत सी वस्तुएं देने के लिए पुतिन को निर्णय लेना पड़ता है। इस तरह हम देखते हैं। तो पुतिन को वैल्यूएबल अगवा कह रहे हैं। मान लीजिए पुतिन यूक्रेन पर हमला करना चाहे और अपने देश को बढ़ाना चाहे और उसे बढ़ा ना पाए, उसमें तो ये पहले इच्छा थी। पहले उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि संयुक्त रशिया हो। उसके आने के पहले पेरेस्ट्रोइका नाम का कानून था। मिखाइल गोर्बाचोव के समय में रशिया के अलग अलग टुकड़े हो गए। उसके बाद में येल्त्सिन आए और उसके बाद में पुतिन आए हैं। पुतिन की इच्छा है कि फिर से पहले जैसे संयुक्त रशिया बनाए। उसके लिए ये परिस्थिति बिल्कुल सही है। कहिए कि पुतिन फिर से संयुक्त रशिया बनाना चाहते हैं। यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सबको फिर लाना होगा। जब ऐसा होगा तो उसे यूरोप महाद्वीप में जाना होगा। उस समय यूरोप इसका विरोध करेगा और यूरोप तो बहुत ही सामर्थी हो जाएगा। ऐसा सब होने के लिए अब बिल्कुल सही समय है। अभी इस समय वचन देखें तो यहेजकेल 38 और 39 अध्याय, रशिया और इसराइल का युद्ध होना है। क्या ऐसा होने की संभावना है? इसी बात को हम आगे देखने वाले हैं। अब रशिया और यूक्रेन की समस्या है। रशिया यूक्रेन की ओर से बड़ी समस्या में फंसा है। अभी तक वो यूक्रेन पर पूरी तरह से विजयी नहीं हो सका है। इसके लिए बड़ा कारण है, यूक्रेन ने अपनी रक्षा के लिए ड्रोन्स बनाए हैं। इसराइल ने ईरान से खुद की सुरक्षा करने के लिए यूक्रेन से ड्रोन्स मांगे हैं। अब ईरान में जितने भी हथियार हैं सब रशिया के हथियार हैं। रशिया के हथियार ईरान के पास है, इसराइल के हथियार यूक्रेन से आएंगे। पहले तो ये अलग लड़ रहे थे, अब ये तो बिल्कुल समकक्ष रूप में लड़ने लग गए हैं। अब हाल ही में इस तरह से खबरों में आया था, रशिया के हथियार तो ईरान की सहायता के लिए आ रहे हैं और दूसरी तरफ
चाइना भी आ रहा है, तो अपने आप ही रशिया सीधा इसराइल से लड़ेगा, इस तरह से बहुत बड़ी संभावना हो गई है। अब ये मानो सबको ट्रिगर कर रहा है। अमेरिका एक तरफ हो जाएगा, गल्फ के देश रशिया के साथ हो जाएंगे। अब हाल ही में देखा जाए तो इसराइल ने क्या किया, पैलेस्टीन के लोगों को फांसी देने की सजा लाई है। आतंकवादी क्रिया में जुड़ों को फांसी की सजा। गल्फ के देश इसका विरोध करेंगे। पहले से गल्फ के देशों में अमेरिका पर भरोसा नहीं रहा है। इन बातों में अमेरिका हमारी रक्षा नहीं करेगा कहते हैं, तो अपने आप ही ये रशिया की ओर जाएंगे। पैलेस्टाइन मुद्दे पर रशिया पैलेस्टाइन की सहायता करेगा, तो अपने आप ही यहाँ रशिया और इसराइल के युद्ध होने की बड़ी संभावना है। जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इस विषय को और जानेंगे। वचन में इसके बारे में जितनी भी भविष्यवाणी बताई गई है, ये सब उसी की ओर जा रहा है। युद्ध शुरू होने के बहुत से अलग कारण होंगे, पर यह कहां पर चला जाएगा? अब ये युद्ध धीरे धीरे इसी दिशा की ओर आगे बढ़ते जा रहा है। इसी बात को हम देख रहे हैं। सभी लोग अमेरिका और ईरान पर फोकस कर रहे हैं, पर ये इसराइल और रशिया हो जाएगा। उसी दिशा में ये युद्ध बढ़ रहा है। इसके बारे में अपडेट्स और जो कुछ भी होने वाला है, प्रभु की इच्छा हुई तो, और उसके आने में देरी हुई तो हम इसके बारे में और भी बताते जाएंगे। चलिए आगे एक और महत्वपूर्ण विषय में आगे बढ़ते हैं। इन सब के बीच में ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण दस्तखत किए हैं। उसे क्या कहते हैं? BISE, इस तरह कहते हैं। उसमें बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस सिस्टम ऑफ कॉन्टैक्ट्स। इसका क्या अर्थ है ये पूछे तो दिमाग में चिप लगाई जाएगी। आसान तरीके से समझने के लिए कहूँ तो 6G इस तरह से अगली टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। दिमाग में चिप डालने वाले हैं। हम जानते हैं प्रकाशित वाक्य 13:16 में दाहिने हाथ और माथे पर छाप करा दी जाएगी। इसी तरह से दिमाग में चिप डालने के लिए दस्तखत किए। इसे अनुमति देते हुए उन्होंने दस्तखत कर दी है। जबकि दूसरी ओर बिल गेट्स अभी केनिया में पहचान होने के लिए बच्चों के हाथ में चिप डलवा रहे हैं। इस तरह से खबरें आ रही हैं। इस तरह से वैक्सीन वगैरह इस तरह से कहते हैं, और इसलिए ओवरऑल जैसे कि सबको वैक्सीन सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसी तरह से ओवरऑल सभी में ये चिप डाल दी जाए, इस तरह से काम शुरू कर रहे हैं। बिल गेट्स ये केनिया में कर रहे हैं, इस तरह से कहते हैं, जबकि इस तरफ इस पर दस्तखत किए गए हैं। अभी इस समय यूरोपियन यूनियन में क्या कह रहे हैं, वैक्सीन पासपोर्ट, इसी तरह से सभी के पास ये डिजिटल ID होनी चाहिए, इस तरह कह रहे हैं। ऐसी बहुत बड़ी बात के लिए ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं। तो इस युद्ध के खत्म होने पर या युद्ध के बीच में ही बहुत बड़ा पैंडेमिक, यानी ये युद्ध बहुत बड़ी मरी में लेकर जाएगा। बाकी जो रह जाएंगे उन सभी में इस तरह का ID रखना होगा। उन सबको रजिस्टर करना होगा कि वो कौन है, उनमें कौन सा वायरस है, क्या उन पर न्यूक्लियर इफेक्ट है। इस तरह उन्हें पूरी तरह से जांच कर उनके हाथ में एक चिप डाल देंगे। इसके अपडेट्स हम आपको आगे देंगे, लेकिन ये सब अभी तैयार है। प्रकाशित वाक्य 13 वचन 16-17 कहता है, अगला पैंडेमिक आने वाला, इस तरह से बात कर रहे हैं। WHO ने इसकी घोषणा भी कर दी है। इसके लिए दाहिने हाथ और माथे पर चिप डालने के लिए सब कुछ तैयार कर रखा है। इसके बाद अंत में एक और बात को देखकर हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड डील की है। फ्री ट्रेड डील इस तरह कहते हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने भारत के साथ में ये एग्रीमेंट किया। अगला ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों तरफ से टैक्स नहीं होंगे, यानी इस तरह से आयात निर्यात कर पाएंगे। ये किस तरह से होगा पूछे तो, दो देश होने के बजाय ये तो एक राज्य के जैसे होंगे। आपने देखा होगा एक राज्य से दूसरे राज्य में लॉरी में सामान ले जाते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से यात्रा कर सकते हैं। इसके बीच कोई टैक्स देने नहीं पड़ेंगे। अगर भारत में देखें तो तमिलनाडु से कश्मीर तक ऐसे जा सकते हैं, यानी बहुत सी गाड़ियां जाती हैं, यानी दूसरे राज्य में जाने के लिए वो आपको पकड़कर टैक्स नहीं लेते हैं। रोड टैक्स तो अलग होता है, टोल अलग है, सामान्य रूप में कोई टैक्स नहीं लगता है। यही हमारे भारत की एकता है। इस तरह यूरोपियन यूनियन है, यानी उन 28 देशों में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। इस तरह का एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन कर दिया है। अब यूरोपियन यूनियन बढ़ती जा रही है। पहले तो दूसरे देशों के साथ इस तरह के एग्रीमेंट्स थे, अब वो यूक्रेन को इसमें लेकर आने के लिए हर एक कोशिश करते जा रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड को भी लाना चाहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ में एग्रीमेंट किया है, वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ होने तक, युद्ध खत्म होने तक दुनिया में एक सामर्थ्य साम्राज्य बनेगा। पहले भी उन्होंने कई बार कहा है। अगर आप सामर्थ्य साम्राज्य को देखें तो एक तरफ भौतिक वस्तुएं ये यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड डील बना रही है। दानियल अध्याय 9 वचन 27 में वो बहुतों के साथ वाचा बांधेगा, इस तरह से बताया है। इस तरह से ये वाचा बांधी जा रही है। इसी के साथ अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं। 42 हफ्तों के बाद में युद्ध होगा कहाँ है, उसके लिए भी अभी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी आंखों के सामने अंतिम साम्राज्य उदय होगा। राज करने के लिए सारा काम किया जा रहा है। एक तरफ तो उसके लोगों को लाने के लिए और साथ में यहाँ पर युद्ध होने के लिए, इन सभी सहायता के लिए सारे काम होते जा रहे हैं। जबकि ये सब कुछ हो रहा है,
कि लोग आकर बैठे और इस तरह से राज्य करते जाए, उसके 1 मिनट पहले परमेश्वर कहते हैं मैं अपने चर्च को बचाऊंगा। तो देखिए हमारे पास तो उनसे भी कम समय है, जबकि वो अपना काम इतनी रफ्तार से कर रहे हैं, तो कलीसिया को कितनी रफ्तार से करना है। अब ये समय है, ये चिन्ह है, ये आपको बताया गया है। अब केवल इतना ही समय है कि कलीसिया तैयार हो जाए, बाकी किसी के लिए समय नहीं रहा। हर दिन चर्च को खुद को तैयार करना है। दुल्हन दूल्हे से मिलने के लिए जैसी तैयारी करती है वैसी तैयारी करनी है। निश्चय ही समय नहीं रहा है। यहाँ हर एक दिन तो हमारे लिए ग्रेस पीरियड के जैसे है। कलीसिया को करना है प्रार्थना, उपवास और पश्चाताप। हमें बस अपने दूल्हे का इंतजार करते जाना है। उसके आगमन में देरी हुई तो फिर से एक बार कल तक प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।